नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2025-26 सत्र का है, यानी कि 13/4/2026 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम इस बार ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, यानी 2026 सत्र में आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ओएमआर सीट पर आपका पेपर होना है, जिसमें राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, आगरा विश्वविद्यालय डीडीयू, साथ ही साथ अगर आप एमएससी यूनिवर्सिटी से हैं, बीयू झांसी से हैं, या आपका कानपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय है, तो आप सबके एग्जाम में भाई एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय सब में एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न आने हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2026 में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के, वो आपको जानने को मिलेगा, और यहाँ से लगभग 85% क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो जूलॉजी का ये आपका पहला पेपर था, एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन पेपर में भाई 50 ही क्वेश्चन, डीडीयू में 50 क्वेश्चन केवल आते हैं, बाकी विश्वविद्यालय में तो 100 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन मैन मेंटेनिंग मेम्ब्रेन एंड विजडम टीथ आर, यानी कि क्वेश्चन था वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मानव में नेमिसिका झिल्ली और अक्कल दांत उदाहरण है। तो ये उदाहरण थे अवशेषी अंगों के, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। जिन्होंने सी आंसर लगाया भाई उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, जिसमें है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक प्रजातिकरण पैदा होता है, सिमेट्रिक अराइज ड्यू टू, सिमेट्रिक प्रजातिकरण की बात हो रही है। तो सिमेट्रिक जो प्रजातिकरण है ये एक ही क्षेत्र के उस क्षेत्र की विशेषता को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है उनको सही नंबर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जिसमें प्रश्न आया हुआ है कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का विचार किसने दिया था। ये हमने आप लोगों को कराया भी था, जिन्होंने 500 एमसीक्यू की सीरीज पढ़ी होगी, चैप्टर वाइज जिन्होंने कराया था उसमें सारे प्रश्न बताए हैं। ठीक है, तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का जो विचार दिया था वो लैमार्क जी ने दिया था। आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था प्रसव के लिए जिम्मेदार है। तो गर्भावस्था प्रसव के लिए जो जिम्मेदार है वो है क्या, इसमें पहला तो दिया गया है एड्रोजिन, बी आपका दिया गया है प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, और डी ऑप्शन दिया गया है प्रोलैक्टिन। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग, आप लोगों ने क्या आंसर किया है चौथे नंबर प्रश्न का। देखिए मेरे हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रोजेस्टेरोन लगाया होगा। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन प्रसव के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है, गर्भावस्था में प्रसव के लिए जो जिम्मेदार है वो ऑक्सीटोसिन है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। जिन्होंने सी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रसव कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गर्भावस्था के समय प्रसव की रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, तो प्रोजेस्टेरोन है, और बाकी प्रसव के लिए जो जिम्मेदार है वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है आर्कियो ऑप्टिक्स किसका संयोजक था। तो आर्कियो ऑप्टिक्स संयोजक था सरीसृप और पक्षियों का। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि एक निषेचित अंडे में कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है। तो एक बहुकोशिकीय जो भ्रूण बनता है वो क्लीवियस में विदलन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विदलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर में ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करा रखा था। हार्डी वीनबर्ग संतुलन किसकी अनुपस्थिति में होता है। तो हार्डी वीनबर्ग संतुलन ये अनुपस्थित में, किसके अनुपस्थिति में, तो जीन प्रवाह की अनुपस्थिति में, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, इन सब की अनुपस्थिति में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि भ्रूणीय स्टेम सेल व्युत्पन्न होती हैं। तो भ्रूणीय स्टेम सेल जो व्युत्पन्न होती है ये भ्रूण के अविभाज्य आंतरिक कोशिका के समूह से होती हैं। आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर में आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियर
डिटरमिनेट मदद करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बीजमैन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे आपको। ठीक है, तो ये देखिए आया हुआ है क्वेश्चन कि बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियर डिटरमिनेट मदद करता है। तो ये मदद कहाँ पर करता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये मदद करता है स्वायत्तासी विशेषीकरण में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 10, जिसमें है व्हाट इज द प्राइमरी जर्म लेयर दैट गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, यानी प्राथमिक जर्म परत जिसके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है वो है बाह्य परत। क्या है? बाह्य परत यानी एक्टोडर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपसे प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइमरी जर्म लेयर दैट गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, तो एक्टोडर्म लगाएंगे आप। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है औष्णीकरण इज आल्सो नोन एज बाय द नेम, जीवाश्मीकरण को अलग किस नाम से जाना जाता है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्मीकरण को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है संचरण। क्या नाम है? संचरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12 जिसमें है डरबिन फिंच इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, डरबिन की फिंच चिड़िया इसका एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण किसका है? अनुकूली विकर्ण का। किसका उदाहरण है? ये अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा एडिटिव प्रेडेशन। आंसर हो जाएगा 12 नंबर में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें प्रश्न में पूछा गया था क्वेश्चन, देखिएगा आया हुआ था कि विंग्स एंड बटरफ्लाई एंड बैट आर, यानी कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व करा रखा था। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आया था कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें 3-4 क्वेश्चन आए थे। भाई मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए इन सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा रखा है। तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो क्या हैं? ये एनालॉगस हैं। क्या है? एनालॉगस। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, समवृत्ति अंग, एनालॉगस ऑर्गन। 13 नंबर में जिन्होंने ऑप्शन बी को लगाया है ऑप्शन, उनको सही नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 और इसमें पूछा गया विच सेल इज प्यूरी पोटिएंट। आप कीजिएगा, क्वेश्चन था प्यूरीपोटेंट क्या है? तो कौन सी कोशिकाएं बहुक्षमता बाकी होती हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट ढंग से नहीं किया। कौन सी कोशिकाएं बहुक्षमता बाकी होती हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा भ्रूण स्टेम सेल। क्या हो जाएगा भाई? भ्रूण स्टेम सेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी प्रक्रिया उस विशिष्ट जीन को सक्रिय करती है जो सेल के कार्य को प्रभावित करता है? तो सेल के कार्य को जो प्रभावित करता है वो है विभेदक जीन अभिव्यक्ति। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ये आपका सही आंसर है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16 जिसमें है कि लैमार्क के अर्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं और इनका विकासवादी महत्व होता है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन बीजमैन ने दिया था। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 और 17 क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास के दौरान एक्टोडर्म के किसका निर्माण होता है? तो एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? तो मस्तिष्क का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 और 18 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू, ट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 19 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 19 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि जब कोई माफ कीजिएगा अपरपक कीट लावी से वयस्क में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। 20 नंबर क्वेश्चन जिसमें है टेडपोल मेटामॉर्फोसिस में शामिल हार्मोन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड थे। ठीक है, पिछले सत्र में रिपीट हुआ था, इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 बार लगातार आ चुका है आपका 25 और 26 सत्र। तो टेडपोल मेटामॉर्फोसिस में शामिल जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्राप्तकर्ता अंडे के
न्यूक्लिएशन का क्या अर्थ है? तो प्राप्तकर्ता अंडे के न्यूक्लिएशन का अर्थ पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ होता है वो केंद्रक को हटाना। इसका अर्थ क्या है? केंद्रक को हटाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 और 22 नंबर क्वेश्चन में है द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज ऑफ एगिंग इज कॉल्ड एज, यानी कोशिकाओं वृद्धि अवस्था के अध्ययन शाखा को क्या कहते हैं? तो इस शाखा को क्या कहा जाता है? इस शाखा को जरा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा विज्ञान, जेंट्रोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा, विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स इज रिलेटेड टू सर्कुलर एगिंग, यानी कि गुणसूत्र के किस भाग का संबंध कोशिकीय उम्र के बढ़ने से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो चुका है और मैंने मॉडल पेपर में इसको करा भी रखा है। ठीक है, तो गुणसूत्र के किस भाग का संबंध, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के किस भाग का संबंध कोशिकीय उम्र के बढ़ने से संबंधित है? तो कोशिकीय उम्र के बढ़ने से जो संबंधित है वो है टेलोमेर। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 24 और 24 नंबर क्वेश्चन में है कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन इज बेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये रिपीट हुआ है लगातार 3 वर्षों में। तो विकास का आधुनिक सिस्टलिट सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित किस पर है दोस्तों? ये अनुवांशिक पुनर्यजन, अनुवांशिक गुणसूत्रीय परिवर्तन, उत्परिवर्तन और प्रजनन पृथक्करण, इन सब पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 जिसमें दिया गया है कि सर्पिल क्लीवेज अकर्स इन, सर्पिल विखंडन होता है। तो सर्पिल विखंडन ये नेमाटोड और एनेलिड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नेमाटोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन्होंने 25 का ए लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा, इसको एनेलिड भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 जिसमें पूछा गया रीजनरेशन इज द बेस्ट डेवलपमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुनर्जनन किस जीव में सबसे अच्छा विकसित होता है? तो पुनर्जनन ये जो सबसे अच्छा विकसित होता है ये प्लेनेरिया में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। तो 26 का जो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। याद रखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 जिसमें कि कोशिकाओं की एजिंग के आमतौर पर कौन सी प्रक्रिया जुड़ी होती है? तो इनमें जो जुड़ी हुई प्रक्रिया है वो कोशिकीय क्षति का संचय। ठीक है, कोशिकीय क्षति का संचय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 28 ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हीमोफिलिक कोशिका आसंजन अणु है? तो हीमोफिलिक कोशिका आसंजन जो है वो इनमें से कैंडेरिन्स है, कैंडेरिन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैंने सॉल्व करा रखा था कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन गैस नहीं थी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, ये दोनों नहीं थी उस समय, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें है ब्लास्टोसिस्ट में कोशिका के बाहरी आवरण को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका था पहले ही। जिन्होंने मॉडल पेपर को अच्छे से फॉलो किया है तो उनका अच्छा पेपर गया होगा, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। बाकी और स्टूडेंट हैं भाई, देखिए जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे एमसीक्यू की उतना ही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते लेकिन हम लोग भी जो है एक सीरीज के आधार पर कलेक्ट करते हैं, आपके सिलेबस के आधार पर एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब उनका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग को आइडिया होता है जो पिछले 3 सत्र के पेपर हैं या आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उन्हीं के बेस पर हम बनाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में क्या होता है कि एक आध दो प्रश्न नहीं आते हैं या कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, तो अब इसके लिए जिम्मेदार या आप सब कहते हैं कि सर आपने बताया आया नहीं। तो भाई 100% तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ जितना मैं करा रहा हूँ यही आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको 500 एमसीक्यू करा रहा हूँ, 200 एमसीक्यू करा रहा हूँ, 100 करा रहा हूँ, तो उसमें से 50% आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, पेपर दिया होगा तो आपको पता भी होगा। फिलहाल
तीसरा क्वेश्चन था जिसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोफोब्लास्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट में कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें है कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग विधि से जैविक नमूनों की आयु का निर्धारित की जाती है। तो ये जो निर्धारित की जाती है ये लगभग कितना, लगभग 5000 माफ कीजिएगा 50,000 वर्ष पुराने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने 31 नंबर में ऑप्शन ए लगाया है उनका राइट उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर प्रश्न है जिसमें कुछ आया हुआ है कि शुक्राणु का वनस्पतिक अनुवांशिक भाग क्या है। तो शुक्राणु का वास्तविक अनुवांशिक जो भाग है वो है हेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33 जिसमें प्रश्न दिया गया है कि शुक्राणु प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुक्राणु प्रजनन की यहाँ पर प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है OFSH के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है और इस प्रश्न को सॉल्व भी किया था आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 जिसमें क्वेश्चन है कि यदि निषेचन नहीं होता है तो कापर्स ल्यूमिटिम किससे परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो परिवर्तित हो जाता है ये कापर्स एल्बिकन्स में परिवर्तित हो जाता है। कहां पर, कापर्स एल्बिकन्स में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें विच वन इज द अपोस्टुलेट ऑफ लैमार्किज्म, निम्नलिखित में से कौन सा लैमार्क का एक सिद्धांत है। तो लैमार्क का जो सिद्धांत है वो उपयोग और अनुपयोग, ठीक है, यूज एंड डिसयूज, उपयोग और अनुपयोग, ये मैंने अभी कल ही कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हु प्रपोज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सबको पता है लगातार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन और वॉलेस ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन और वॉलेस। इसमें आंसर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वोलेस। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 जिसमें है कि किसके प्रयोग के अंततः लैमार्कवाद को गलत साबित किया गया था। तो लैमार्कवाद को गलत साबित किया था अगस्त वीजमैन के, थ्योरी उन्होंने दी थी तो उसके बाद में इसको गलत साबित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि लैमार्कवाद के जो प्रयोग थे उसको किसने गलत साबित किया था, तो आप याद रखेंगे वीजमैन ने साबित किया था गलत। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38 जिसमें है कि पशु और पादप प्रजनन किसके उदाहरण हैं। तो पशु और पादप प्रजनन ये किसके उदाहरण थे, तो ये उदाहरण थे कृत्रिम इवोल्यूशन के, कृत्रिम एवोल्यूशन के। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल एवोल्यूशन। जिन्होंने आंसर डी लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा भाई। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करा रखा था, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि आधुनिक सिंथेटिक प्रजनन अलगाव के अनुसार क्या होता है। तो आधुनिक सिंथेटिक प्रजनन अलगाव के अनुसार प्रजातिकरण होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें कीट और पक्षी के पंख किसके उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण किसके हैं, अभिसारी विकास के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीन आवृत्ति में परिवर्तन क्या है। तो जीवन आवृत्ति में परिवर्तन पूछा गया है, तो परिवर्तन जो है वो सूक्ष्म विकास। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 42 इसमें है द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज, सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म इनमें से कौन सा है। तो सबसे पुराना ज्ञात जो जीवाश्म है वो है स्टेटोमेटालाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स का एक संक्रमण कालीन जीवाश्म किसके बीच में है। तो ये किसके बीच में है, तो सरीसृप और पक्षियों के बीच में है। आंसर हो जाएगा इसमें सरीसृप और पक्षियों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43 और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
तो हार्डी वेनबर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से संबंधित जो नहीं है वो है एलील आवृत्ति प्रजातियों के अनुसार बदलती रहती है, ये हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार नहीं है। बाकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थित रहती है, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है। बीजगणितीय समीकरणों का उपयोग, ये भी हार्डी वेनबर्ग का समीकरण है। और जीन पूल स्थिर रहता है, ये हार्डी वेनबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे। और कौन सा नहीं था, तो एलील आवृत्ति प्रजातियों के अनुसार बदलती रहती थी, ये हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें मोरुला शुरुआती भ्रूण विकास के दौरान कोशिकाओं की एक ठोस गेंद होती है और इसमें शामिल क्या होता है, तो इसमें जो शामिल होता है वो 8 से 16 कोशिकाएं इनमें शामिल होती है। कितनी? 8 से 16 कोशिकाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 46, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि घोड़े के वंश वृक्ष में सबसे पहला जीवाश्म फॉर्म कौन सा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन को इस टाइप से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, इसमें था इओहिपस। ठीक है, तो 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोड़े के वंश वृक्ष में सबसे पहला जो जीवाश्म फॉर्म है वो है इओहिपस। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक ऊसाइट की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो द्वितीयक ऊसाइट विशेषताओं का जो सही वर्णन करता है वो है ग्रेफियन फालिकन में। ठीक है, ग्रेफियन फालिकन में द्वितीयक ऊसाइट होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, 47 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तनधारियों में शुक्राणु द्वारा उपायित एंजाइम पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको जानते हैं ह्यूलोरोडीज के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, माफ कीजिएगा, हाइलुरोडिनेज के नाम से हम जानते हैं। किसको? स्तनधारियों में जो शुक्राणु होते हैं उपापयित एंजाइम पदार्थ के नाम से इनको जाना जाता है, जिनका नाम है हाइलुरोडिनेज। ओके, तो आपका 48 में ऑप्शन डी सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, जिसमें क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन बिना वृद्धि के होता है। तो बिना वृद्धि के जो कोशिका विभाजन होता है वो है कॉन्जुगेशन, अब आप कीजिएगा क्लीवेज, इसमें विदलन होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, और जिसमें दिया गया मेसोडर्म सभी संरचनाओं को जन्म देता है सिवाय, तो ये तंत्रिका तंत्र के अलावा सभी को जन्म देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेसोडर्म से कंकाल बनता है, पेशियां और रक्त बनता है, जबकि तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से बनता है। तो तंत्रिका तंत्र इसमें नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। तो 50 में ऑप्शन सी सही उत्तर था। ठीक है, तो भाई आज डीडीयू का पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, जिसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। और जो भी बच्चे अदर यूनिवर्सिटी के हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। 50 में से 40 क्वेश्चन आपके आने की संभावना आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट हमारे हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपका पेपर हो जाए तुरंत आप लोग पेपर जल्द से जल्द हमारे पास भेज दिया करिए 9984947535 पर, ताकि जल्द से जल्द आप सबको आंसर की मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।